इस 20 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं, सिर्फ ताकत की बोली चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कैदियों से भरी एक वैन दिखाई जाती है जो कि कैदियों को लेकर सीधा चीन की एक जेल में एंटर मारती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी उनके सामने कमजोर दिखता या उनकी बात नहीं मानता, वो उसे सीधा जान से मार दिया करते। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें से एक 20 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल होता है। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से उसका सर खोलकर मार डाला था। रिकी को यहाँ इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस जेल में 1 साल भी मानो जैसे हजारों साल के बराबर होता। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, वहाँ लाल बत्ती जलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर तुरंत उसकी चेकिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कुछ तो लोहे का सामान मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास लेकर जाते हैं। जब मशीन चालू होती है तो हम देखते हैं कि रिकी की छाती में पूरी 5 गोली फंसी होती है। यह सब देखकर वहाँ खड़े गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर भी सही सलामत खड़ा रह सकता। वहाँ गार्ड रिकी से कहता है कि तुमने इन गोलियों को अपने शरीर से निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उन्हें बताता है कि ये गोलियां मेरे शरीर के लिए एक पावर, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल दरअसल पूरे 4 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का आतंक होता है। ये चारों अपने अपने ब्लॉक्स के शहंशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे मन किया सजा देते हैं। हर ब्लॉक का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस तक अपनी मर्जी के बिना लेने नहीं देता, और जेल का हर एक कोना खून, डर और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे, तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम माइकल था, जो कि साउथ ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक कमजोर कैदी ओइंग को पीटने लगता है, क्योंकि कल उसने उसका कुछ कहना नहीं माना था, इसीलिए वह उसे वहाँ कुत्ते की तरह पीट डालता है। असल में ये आदमी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस जेल में बिता चुका था, और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया, ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे पाए। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना माइकल उठा लेता है। वो कमजोर कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है, क्योंकि यह खिलौना ओइंग ने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी माइकल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और यहाँ उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माइकल उसे धमकी देता है कि अगर तूने आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो तुझे जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा ओइंग उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था, और यहाँ अब उसके अंदर माइकल से बदला लेने की आग भड़क उठती है। इसलिए वो शेविंग मशीन उठाकर माइकल की ओर भागता है कि तभी माइकल का चमचा टांग फंसा देता है, और यहाँ उल्टा माइकल उसकी ही शेविंग मशीन से उसका मुंह छील डालता है, जिससे वह वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर एक गार्ड वहाँ आ जाता है, लेकिन वो गार्ड उसे बचाने की जगह उन दरिंदों को उसे और पीटने को कहता चला जाता है, और माइकल अपने चमचों के साथ उस बूढ़े ओइंग को पीटने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ रिकी आकर माइकल के पैरों पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर आर पार हो जाता है, और वो कीलों की जकड़ उसकी आंख ही फोड़ देती है। और फिर माइकल का चमचा रिकी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि रिकी उसे ऐसी खौफनाक नजर से देखता है कि वो तीनों डर के मारे चूहे की तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ माइकल बच तो गया था, पर अब उसकी एक आंख फूट चुकी थी, जिस कारण उसके अंदर बदले की आग जाग चुकी थी। वो अब बस किसी भी हाल में रिकी को एक दर्दनाक मौत देना चाहता था, तभी उसकी ये बदले की आग ठंडी होगी। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि बॉस, हमें मेड ड्रैगन को उस रिकी को मारने की सुपारी देनी चाहिए, वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा। मेड ड्रैगन असल में यहाँ का सबसे खूंखार कैदी है, जो भी उसके आड़े आता है वो उसे भगा भगा कर कुत्ते की मौत मारता है। मेड ड्रैगन को अभी के लिए वार्डन ने एकाल कोठरी में बंद करके रखा है, क्योंकि उसने हाल ही में वार्डन के घोड़े को जिंदा मार कर खा गया था। फिर माइकल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही ओइंग को बताओ कि उसकी सजा को और बढ़ा दिया गया है, और अब वह इस जेल में पूरे 20 साल और बिताएगा। वह गार्ड सीधा ओइंग के पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है, और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बूढ़े कैदी ओइंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब वह इस जेल में रहा तो माइकल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। इसलिए वह गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वह और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात
रात वो अपने आप को फंदे पर लटकाकर खत्म कर लेता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है। यहाँ रिकी को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो बेचारा मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहाँ से ले जा रहे होते हैं तब वहाँ रिकी आ जाता है। वो जब ओइंग के हाथों पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए बोलता है और कहता है कि वो मर चुका है, कम से कम अब तो उसे आजाद कर दो। तभी रिकी उसकी हथकड़ी को वहाँ अपने हाथों से ही तोड़ डालता है। ये देखकर वो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई नॉर्मल इंसान कैसे तोड़ सकता है। फिर रिकी ओइंग का वही खिलौना निकालता है जो कि उस दिन माइकल ने तोड़ दिया था और जिसे रिकी ने अब ठीक कर दिया होता है। वो उस खिलौने को उसकी बॉडी पर रख देता है ताकि उसकी आत्मा को थोड़ा सा सुकून मिल सके। अब ओइंग को मरता देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और एक बार फिर से रिकी के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और अब वो माइकल से ओइंग का बदला लेने के लिए तैयार था। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ माइकल भी आ जाता है और इसी दौरान वहाँ वो खूंखार कैदी मेट ड्रैगन आ जाता है। वो सीधा आकर रिकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और रिकी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ एक कोने पर जा गिरता है। लेकिन आगे से रिकी भी चीते की तरह उठ खड़ा होता है और उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का दे मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर सारा सामान बाहर आ जाता है और वो वहीं मौके पर मारा जाता है। ये देखकर माइकल एक कील को लेकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है, लेकिन आगे से रिकी भी उसका हाथ अपनी ताकत से चूरा चूरा कर देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था और वो मौके का फायदा उठाकर एक मुक्के में सीधा माइकल के पेट को चीर कर रख देता है और आखिरकार माइकल का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी ये सब देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं। इसी दौरान गार्ड वहाँ आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहाँ एक कैदी नारुमी जो कि नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था वो उसके पास आता है। आया तो वो रिकी के अंदर अपना डर बिठाने के लिए था, लेकिन जब उसने रिकी के हाथों मेट ड्रैगन को मरते देखा तब वो उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, लेकिन रिकी उससे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। फिर उसे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जैसे पहले मेट ड्रैगन था, लेकिन अब उसे यहाँ इस सेल में छोड़ दिया गया होता है। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द उन गोलियों का था जो कि उसके सीने में फंसी थी। तभी उसे अपनी ट्रेनिंग और मास्टर की याद आती है और फिर वो चुपचाप अपने ध्यान में मगन हो जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब रिकी एक स्टूडेंट हुआ करता था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वो वहाँ अपने माँ बाप की कब्र पर आता है तो वहाँ उसके सामने उसका मास्टर झांग खड़ा हुआ था जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो मास्टर पर हमला करता है मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। फिर मास्टर उसे बताते हैं कि तुम अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरियां हैं जिसे तुम्हें पूरा करना होगा और उसे पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगेगा, तब जाकर तुम एक खिलाड़ी फाइटर बन पाओगे। ये सब सुनकर रिकी मास्टर के कदमों में जा गिरता है और गिड़गिड़ा कर कहता है कि मास्टर, मुझे हर हाल में खिलाड़ी फाइटर बनना है, मैं अपनी हर कमजोरी को दूर करूंगा चाहे कितना भी समय लगे। फिर मास्टर उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और यहाँ मास्टर रिकी से कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग और शरीर पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर बोलते हैं कि अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। फिर रिकी अपने दिमाग को शांत करके वहाँ रखे पत्थर को एक कागज की तरह चीर डालता है। ये देखकर मास्टर वहाँ उस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देता है। आगे से रिकी भी उन्हें ऐसे चीरता डालता जैसे कोई चीता हो। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन इसे भी रिकी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाती है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है और अब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिकी दिखाया जाता है जो अपने सेल में बैठा ध्यान लगा रहा होता है कि इसी दौरान वहाँ एक गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम्हें असिस्टेंट वार्डन ने बुलाया है, इसलिए उसे सीधे असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है जिसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। उसका एक हाथ नहीं था, इसीलिए उसने अपने हाथ की जगह पर कुंडे वाली हुक लगा रखी थी और खाना भी वहाँ उसी हुक से खा रहा था। यहाँ वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड रिकी की रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि वो एक अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं थे और वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में ही रह रहा था। उसे स्कूल से भी इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ भी वो हर किसी को भी पकड़कर पीटना शुरू कर देता था। इसलिए उसने म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ उसने बांसुरी बजाना सीखा। यहाँ तक कि उसने अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर एक आदमी की सर फोड़कर जान ले ली थी, इसलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। ये सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारे सीने में ये 5 गोलियां आखिर आई कैसे, लेकिन रिकी मुस्कुराते हुए उस वार्डन को कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो रिकी की दोस्त की थी। रिकी जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी असिस्टेंट वार्डन उसके हाथ पर अपनी वो कुंडे वाली हुक घोंप देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से रिकी उसके मुंह पर अपना खून थूक देता है। इससे गुस्से में आकर वार्डन उसकी तस्वीर
तस्वीर को मरोड़ डालता है, जिसे देखकर रिकी का खून खौल उठता है और फिर उसने वहीं पर टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छुपा। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और वहाँ से चुपचाप चला गया। रात को रिकी अपने सेल में बैठकर उस तस्वीर को देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि ये तस्वीर उसकी दोस्त मेको की थी, जो पहले दोनों हर दिन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे, लेकिन जेल आते ही उसकी जिंदगी एक गली के कुत्ते की तरह होती जा रही थी। वो मेको को याद करते हुए वही बांसुरी बजाता है जो वो उसके साथ बैठकर बजाता था, लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और कहता है कि अगर दोबारा तूने बांसुरी बजाई तो मैं तेरी बजा दूंगा। अगले दिन जब माइकल का चमचा अपने सेल से बाहर आया, तब उसके पीछे कुछ कैदी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ओइंग अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब ये सब उससे ओइंग का बदला लेना चाहते थे। वो उसे एक धारदार तलवार से काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ वही कैदी नारुमी आता है। वो उन्हें उसे मारने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो तुम सबकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन वहाँ वोंग नाम का कैदी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब हम लोगों पर जुल्म होता था तब तुम कहाँ थे? उस वक्त तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? और अब जब हमारी बारी आई तो तुम इसे जिंदा रहने के लिए क्यों छोड़ रहे हो? हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे मारना ही होगा। ये सुनकर नारुमी गुस्से में आ जाता है और वही धारदार तलवार लेकर उसका मुंह बीच से काट देता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। इधर ऊपर खड़ा हरामी वार्डन उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी और अब तुमने मेरा दिल जीत लिया है। वार्डन उसके मुंह में बेरहमी से नुकीला हुक फंसाकर उसकी जिंदा लाश घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारुमी को अपने केबिन में बुलाता है और एक हथियार देकर कहता है कि जिस तरह तुमने वोंग को मारा है, उसी तरह अब तुम्हें रिकी को भी जान से मारना होगा। ये सुन नारुमी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक आम कैदी था, इसलिए उसने आसानी से उसे फाड़ दिया। पर रिकी कोई आम सा कैदी नहीं है। अगर उसने रिकी से पंगा लिया तो वो उसे भी मेड ड्रैगन की तरह चीर कर रख देगा। लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसलिए वो ये करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नारुमी जेल के ग्राउंड में पहुंचता है। वहाँ उसने वोंग को जंजीरों से जकड़कर एक लकड़ी के ढांचे पर लटका रखा था, ताकि उसको तड़पता हुआ देखकर बाकी कैदियों के दिलों में उसका खौफ बढ़ जाए और कोई भी दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने से पहले 100 बार सोचे। वहाँ उसकी बॉडी को देखकर रिकी को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारुमी उस पर हमला चालू कर देता है और दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है। और फिर लड़ते लड़ते तभी नारुमी उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे फेंक देता है, जिससे रिकी वहाँ पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर नारुमी चालाकी से उसके एक बाजू पर चीरा दे मारा, जिससे रिकी नीचे जा गिरता है। लेकिन मौके पर ही रिकी को वहाँ पानी की पाइपलाइन मिल जाती है। उसने जल्दी से वो पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और मौके पर ही उसने अपनी आंखें धो डाली और एक बार फिर से वो खौफनाक तूफान बन जाता है और नारुमी पर जानवर की तरह टूट पड़ता है। और तभी वो उसके सर पर ऐसा चमाट दे मारता है कि उसकी आंख कंचे की तरह निकलकर नीचे जा रही होती है। इसी दौरान वार्डन भी वहाँ पहुँच जाता है और नारुमी को ढेर होता देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। रिकी जल्दी से अपनी नसों को खींचकर एक दूसरी से धागे की तरह बांध देता है और एक बार फिर हमले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक नारुमी हार मान जाता है और एक चाकू सीधा अपने पेट में घोंप देता है। लेकिन ये बस उसकी एक चाल थी। रिकी जैसे ही उसके पास आता है, वहाँ वो अपनी आंतों को बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है। लेकिन रिकी ने मौके पर ही उसे ऊपर उठाकर उसके सर पर ऐसा मुक्का दे मारा कि उसके सर की सब हड्डियों का चूरमा बन गया और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद रिकी वोंग की बॉडी नीचे उतारता है। वो सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वोंग वहाँ अपना दम तोड़ चुका था। इसलिए ये देखकर रिकी सब कैदियों से कहता है कि इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वार्डन ही है। इस कुत्ते को जान से मार डालो। इसलिए सब कैदी उस पर एक तूफान की तरह भागते हैं और उसे मारने के लिए अपना हल्ला बोलने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ कोई एक कैदी को पकड़कर उसका सर खोल देता है। ये देखकर सब एकदम से चौंधिया जाते हैं। दरअसल ये तीनों अपने अपने ब्लॉक के लीडर थे और अब यही 3 बच गए थे, क्योंकि चौथा लीडर नारुमी मारा जा चुका था। पहले कैदी का नाम चांग, जो एक लड़की थी, लेकिन चारों लीडर में सबसे खूंखार। दूसरे लीडर का नाम कितामा, जिसने अभी अभी एक कैदी का सर खोला था, और तीसरा लीडर ब्रैंडन था। यहाँ वार्डन रिकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इन तीनों को हरा कर दिखाओ। रिकी से सब कैदी भी कहते रहे कि इन सबको मार डालो, लेकिन रिकी आगे से कुछ भी नहीं बोलता और सीधा वोंग की लाश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वार्डन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नारुमी मारा जा चुका है, इसलिए अब मैं उसकी जगह तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैंने तुम जैसा खतरनाक कैदी आज तक नहीं देखा। लेकिन रिकी फिर से आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो उसके इशारों पर नाचने वाला
कुत्ता बनना नहीं चाहता था। वो अब पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसी की वजह से सब उसके साथ ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूर बैठा एक लड़का जो इस जेल में कैदी था वो रिकी को देख रहा था। जब रिकी एक पत्ते से एक सुरीली धुन बजाता है तब वो लड़का भी पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिश के बाद भी वो धुन नहीं बजा पाता। तभी रिकी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे धुन बजाना सिखाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो लड़का वहाँ रोने लगता है। रिकी उसे कहता है कि दोस्त तुम रो क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ है। तब वो लड़का अपना मुंह खोलता है तो वहाँ उसकी आधी जबान कटी मिलती है। दरअसल वार्डन का एक राज था जो सिर्फ उसे ही पता था, इसीलिए वार्डन ने अपना राज छुपाने के लिए उसकी जबान ही काट डाली। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन से बदला लेने की आग और भी बढ़ जाती है। रिकी उसे अपनी वो बांसुरी दे देता है। जैसे ही वो उस बांसुरी को बजाता है तो वो बांसुरी बजने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। खुश होकर वो लड़का बदले में रिकी को कुछ पत्ते देता है ताकि वो भी उन पत्तों से बांसुरी बजा सके। लेकिन जब रिकी उन पत्तों को ध्यान से देखता है तो वो हैरान पड़ जाता है, क्योंकि असल में वो पत्ते ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल में आते हैं और हकीकत में सब ब्लॉक के लीडर इन पत्तों को बेचकर काफी तगड़ा माल छाप रहे थे। रिकी उससे पूछता है कि ये पत्ते तुम्हें कहाँ मिले। वो उसे बताता है कि मैंने ये पत्ते वेस्ट ब्लॉक से लिए थे। इधर वही लड़की उन्हें ऊपर से छुपकर देख रही थी, क्योंकि वही थी वेस्ट ब्लॉक की लीडर जो सबको ये पत्ते बेचती थी। वो लड़की तुरंत बाकी के लीडर्स के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि हमारा पोल खुल चुका है, क्योंकि उस लड़के ने उन पत्तों के बारे में रिकी को बता दिया है। इसलिए वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है और वहाँ एक लीडर उसे एक चाकू देकर कहता है कि तुम्हें आज रात रिकी का काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो कल सुबह तुम जिंदा नहीं उठ पाओगे। लेकिन आगे से वो लड़का उन्हें साफ मना कर देता है। तो वो लीडर गुस्से में आकर उसे बेरहमी से खाल नोचकर जान से मार डालती है। उसने उसकी लाश जेल के बीचों बीच रख दी और सब कैदी उसकी लाश देखकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। जब रिकी को ये पता चलता है तो वो सीधा उसकी लाश के पास आता है। वहाँ उन जालिम लोगों ने उसकी बॉडी का कीमा बना दिया था। जैसे ही वो लाश के पास आता है, रिकी को वही बांसुरी मिलती है जो उसने उस दिन उस लड़के को दी थी। अपने साथी को मरता देखकर रिकी का खून खौल उठता है। यहाँ वार्डन को भी लड़की के काले कारनामों का पता चल गया था, जिस वजह से वो उससे बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ रिकी ने उन पौधों का पूरा बगीचा ही जलाकर राख कर दिया। वो लड़की वहाँ भागती हुई आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिकी गुस्से में कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे दोस्त को मारा है, माँ कसम मैं भी तुम्हें उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उनके बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वो लड़की बिजली की तरह दौड़ती है और उसे ऐसा मुक्का मारती है कि वो सीधा दीवार में जा भेजता है। उधर जब जेल के सब कैदियों को पता चलता है कि आग पूरी तरह फैल रही है तो सब इस अफरा अफरी में मौके का फायदा उठाते हैं और आजादी के लिए बाहर भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक आखिरी मौका था। दूसरी तरफ वार्डन को सब पता चल जाता है और वो सभी गार्ड पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी एक गार्ड आकर बताता है कि सीनियर वार्डन कल यहाँ आ रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट वार्डन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो आया तो कैदियों के साथ साथ उसकी भी कुत्ते की तरह पिटाई होने वाली थी। यहाँ रिकी भी अपनी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ने कहा था कि जब लगे कि तुम हारने वाले हो तो दुश्मन को अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो, बल्कि उसे यकीन दिलाओ कि तुमने हार मान ली है, जिससे वो ठंडा पड़ जाएगा और तब तुम अपनी पूरी ताकत जमा करके हमला करना। रिकी भी वैसा ही करता है और फिर से हमले के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा लीडर ब्रैंडन भी वहाँ आ जाता है और रस्सी और कीलों से रिकी पर हमला करता है। उसके पास रस्सी फेंकने की एक खतरनाक तकनीक थी और रस्सियों के कोने पर उसने नुकीली कीलें बांध रखी थी जो कि बॉडी के आर पार हो जाती थी। फिर वो एक के बाद एक हमला कर करके रिकी की बॉडी को उन कीलों से सील कर जकड़ लेता है। इसी दौरान तीसरा लीडर कितामा भी वहाँ आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी अलार्म बजने लगता है और सबको सेल्स में जाने को कहा जाता है और जो नहीं सुनेगा उसे गोलियों से भून कर रख दिया जाएगा। कितामा उनकी नहीं सुनता, वो बस रिकी से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए गार्ड्स उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और फिर सब वहाँ से भाग निकलते हैं। कितामा रिकी को एक सेल में ले आता है, जहाँ सेल के अंदर आते ही उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट सेल के अंदर भरना शुरू हो जाता है और दोनों पत्थर बनकर मरने वाले थे। दरअसल ये वार्डन की ही एक चाल थी। वो किसी भी हाल में रिकी को खत्म करना चाहता था, लेकिन रिकी मौके पर दरवाजे को एक झटके में तोड़कर कितामा को भी बाहर निकाल लेता है। वार्डन पूरी तरह हैरान रह जाता है कि रिकी ने अपने दुश्मन की ही मदद की। उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी। रिकी वहाँ खड़ा ही था कि कितामा और सीमेंट के वजन की वजह से वो दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो गए। असिस्टेंट वार्डन अपने गार्ड्स को बोलता है कि सीनियर वार्डन कल आ रहा है और जेल में जो कुछ भी हुआ उसके सारे सबूत मिटा दो। मैं वार्डन के जाने के बाद रिकी को खुद सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सब वार्डन के आने का वेट करते हैं। कई घंटे के इंतजार के बाद भी उन्हें वार्डन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला और फिर सब थक कर वहीं सो जाते हैं कि तभी वो दूर से वार्डन की कार आती देखते हैं, जिसे देखकर सब वहाँ चौकन्ने हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बदसूरत बेटा भी था। आते ही असिस्टेंट वार्डन सीनियर वार्डन जून सांग को
बताता है कि कल रिकी नाम के एक कैदी ने गुस्से में हमारे सारे नशे की खेती में आग लगा दी। यह सुनकर वार्डन उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद असिस्टेंट वार्डन उसे रिकी के पास लाता है, जहाँ रिकी एक सेल में बंद था और उसकी पूरी बॉडी सीमेंट से जकड़ी हुई थी। लेकिन तभी रिकी ने अपनी बॉडी से सारा सीमेंट की परत को तोड़ फेंका और मौके पर ही उसने वार्डन की गुद्दी दबोच ली। लेकिन इससे पहले कि वो उसे वहां जान से मारता कि इतने में वहां पीछे से दीवार तोड़ता हुआ कितामा उस पर हमला कर देता है। कितामा उसके हाथों को सेल की मोटी सलाखों में जकड़ देता है और फिर उस पर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। एक के बाद एक मुक्का रिकी की कमर की ऐसी की तैसी कर देता है। उस दिन उसने कितामा की जान बचाई, पर कितामा तो उस पर बिल्कुल रहम नहीं खाता है। तभी उसने अपनी पावर दिखाई और उसने कितामा के मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारा कि उसका गला फट कर बाहर आ गया। फिर रिकी ने उसके हाथ पर ऐसा वार किया कि उसका आधा हाथ ही चीर जाता है और कितामा वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर वार्डन ने सेल के ऊपर की हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर दी, जिसे रिकी रोकने की बहुत कोशिश करता है कि तभी वार्डन उसे एक 440 वोल्ट का जोरदार झटका दे मारता है, जिससे झिलमिलाकर रिकी नीचे गिर पड़ता है। वो हाइड्रोलिक प्रेस उसका कीमा बनाने ही वाली होती है कि तभी अचानक वो प्रेस ऊपर जाने लगती है। तब हमारे सामने कितामा आता है, जिसने उस हाइड्रोलिक प्रेस को रोके रखा था। असल में कितामा के दिल में रिकी के लिए रहम आ गया था, क्योंकि उसने भी पहले उसकी जान बचाई थी। रिकी तुरंत चीते की तरह सलाखें तोड़ बाहर निकल आता है। फिर वो कितामा की भी बाहर आने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कितामा में अब जान नहीं बची थी। यहाँ कितामा अपनी हिम्मत हार जाता है और वो हाइड्रोलिक प्रेस उसे वहीं छपटा देती है जैसे कोई पापड़ हो। मरते वक्त कितामा से उधर एक फोटो बाहर आती है, जिसमें उसकी माँ और उसकी फोटो थी, जिसे देख रिकी उन दोनों वार्डन पर अपना गुस्सा निकालता है कि तभी वार्डन एक बटन और दबा देता है, जिससे रिकी बेचारा एक काल कोठरी में जा गिरता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मेको एक दिन रात को लाइब्रेरी से घर की ओर वापस जा रही होती है कि इसी दौरान उसे कुछ बदमाश लोग दिखाई देते हैं जो कि गलत काम कर रहे होते। ये देख मेको पुलिस स्टेशन की ओर जा ही रही होती है कि एक बदमाश मेको को पकड़ लेता है और फिर अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं और अपने बॉस को उस लड़की के बारे में बताते हैं कि बॉस, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। और फिर उसका बॉस मेको को बेहोश करके उसके साथ गलत काम कर देता है। बेचारी मेको यह सदमा सह नहीं पाती है और मौके का फायदा उठाकर उन बदमाशों से बचकर वहां से भाग निकलती है और बिल्डिंग की छत पर जा पहुंच वहां से छलांग लगा देती है और मेको वहीं मर जाती है। जब रिकी को यह पता चलता है तो उसका दिल अंदर से चूर चूर हो जाता है। फिर वो उसी रात उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने उसकी दोस्त की जान ली, जिसे देख वो आदमी रिकी पर लगातार 5 गोलियां चला देता है, लेकिन रिकी को कुछ महसूस नहीं होता। वो उस आदमी की टांग तोड़ देता है ताकि वो वहां से भाग न सके और फिर वो उसे बेरहमी से सर फोड़कर जान से मार देता है। और यही रिकी का जुर्म था, जिसकी वजह से उसे इस नर्क में बंदी बनाया गया था। आगे कहानी में रिकी को फिर से वो लोग नुकीले सरियों में फंसा देते हैं और वार्डन उससे उसकी ताकत के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत है कि तुम इतना कुछ सहने के बाद भी जिंदा खड़े रह पा रहे हो। लेकिन रिकी भी आगे से अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए वहाँ वही ईस्ट ब्लॉक वाली लीडर लड़की, जिसके हाथ में बहुत सारे ब्लेड्स थे, वो उन सारे ब्लेड्स को रिकी के मुंह में ठूंस देती है और ऊपर से टेप लगा देती है और एक के बाद एक वो लगातार उसके मुंह पर तमाचे मारती है, जिससे रिकी का मुंह खून से लाल लाल हो जाता है। इसी बीच वार्डन आता है और उसके मुंह से टेप हटाता है, लेकिन रिकी आगे से सारे ब्लेड्स उसके मुंह पर गुटके की तरह थूक देता है और सारे ब्लेड्स वार्डन के मुंह में धंस जाते हैं। फिर काफी मारपीट के बाद रिकी को वापस एक काल कोठरी में डाल देते हैं। यहाँ रिकी ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है, इसलिए वो अब बस एक जिंदा लाश की तरह था कि उसी दिन एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है। वो खाना देकर जैसे ही जाता है कि तभी पीछे से वही कैदी उसे देख लेता है जो माइकल का चमचा था और वो तुरंत वार्डन को उसके सेल में ले आता है। आते ही वार्डन उस बेचारे कैदी को मार देता है और उसे घसीटते हुए सीधा रिकी के सेल तक लाता है। लेकिन जब वो रिकी के सेल में देखता है तो रिकी वहाँ नहीं था, सिर्फ जंजीरें पड़ी थी। असल में रिकी छत से चिपका हुआ था और जैसे ही वार्डन अंदर आता है रिकी मौके पर ही उस पर हमला कर देता है। रिकी जब बाहर आकर उस कैदी को देखता है तो वो मर चुका था, जिसे देखकर उसका खून खौलने लगता है। ये देखकर वार्डन वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागता है, लेकिन नीचे आते ही सब कैदी उसे घेर लेते हैं और इसी दौरान गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। इधर सीनियर वार्डन पूरी जेल का जायजा ले रहा होता है, उसे दूसरी तरफ हो रही जंग का कोई अंदाजा नहीं था। इसी दौरान एक कैदी उसके पीछे कुछ गलत बोल देता है, जो सुनकर वार्डन को हजम नहीं होता और वो बेरहमी से उस कैदी का हाथ काट देता है ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती न करे। इसी बीच रिकी वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर वार्डन तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन रिकी असिस्टेंट वार्डन को आगे कर देता है और गोली सीधा उसे लगी, जिससे उस वार्डन का पेट गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। इसी दौरान वो लड़की वहाँ पहुँचती है और रिकी पर हमला करती है। उसका साथी ब्रैंडन भी रिकी पर नुकीले कील फेंकता है, जिससे रिकी वहाँ उबलते हुए पानी में जा गिरता है और वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। वो लड़की उस पर लात से हमला करती है, लेकिन मौके पर रिकी उसका पैर
उबलते पानी में घोंप देता है और वहीं पर उसकी वो टांग चीर डालता है। ये देखकर ब्रैंडन अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन पीछे से वार्डन उस पर गोली चला देता है और वो भी वहीं पर फट जाता है। यहाँ वार्डन और रिकी दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी रिकी उड़ता हुआ उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो सीधा एक दीवार के साथ जा टकराता है। लेकिन इसी दौरान वो वार्डन वहाँ कांपने लगता है और देखते ही देखते वो वार्डन वहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास किस्म की ताकत थी जो उसे खतरनाक जानवर बनाती है। पहले तो वो जानवर रिकी को कुत्ते की तरह पीट देता है, पर रिकी अपने दिमाग से काम लेता है और उसे उठाकर सीधा पास चल रहे ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे जोर से ग्राइंडर के अंदर दबाकर उसका आम पापड़ बना डालता है और आखिर में रिकी उसका बचा हुआ सर उठा लेता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है कि तभी रिकी सभी को वार्डन का कटा हुआ सर दिखाता है। ये लड़ाई यहीं खत्म कर दो, नहीं तो तुम सबका भी यही हश्र होगा। और फिर रिकी भागते हुए जेल की दीवार पर एक जोर का मुक्का मारता है और उसे बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ डालता है। और यहाँ रिकी के साथ सभी कैदी भी आजाद हो जाते हैं और मूवी खत्म। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना, नहीं तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।